Good morning, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is neonatal jaundice. Okay, wait. I need yes, neonatal jaundice. आज हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। साथ ही साथ हम एक कल का टॉपिक नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इसको भी इसमें ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने जब वीडियो बनाया था तो वो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो आज हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस से। ओके, जॉन्डिस होता क्या है? हमने नाम तो बहुत सुना है यार, जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस हो गया। होता क्या है ये? तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइपर बिलिरुबिन ईमिया, 3 वर्ड, हाइपर बिलिरुबिन ईमिया। ठीक है, हाइपर मतलब हो गया ज़्यादा, बिलिरुबिन मतलब हो गया बिलिरुबिन, और ईमिया मतलब हो गया ब्लड के अंदर। सो जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस होता है बिलिरुबिन का ज़्यादा हो जाना ब्लड के अंदर, उसी को हम बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं? जॉन्डिस इज अ विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर बिलिरुबिन ईमिया। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टरस नियोनेट्रम। इसको हम एक्टरस नियोनेट्रम भी बोलते हैं। एक्टरस नियोनेट्रम स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए बोला जाता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स हम आगे देखेंगे। प्रीटर्म और टर्म दोनों में होता है। प्रीटर्म में ज़्यादा होता है, टर्म में कम होता है। ऑब्वियस है, तो हम सभी जानते हैं प्रीटर्म क्योंकि इमेच्योर होता है तो उसमें जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 80% होता है। अब ये 80% है तो ये कौन सा जॉन्डिस है? पैथोलॉजिकल। 60% ये कौन सा है? पैथोलॉजिकल नहीं, ये है एक्टरस नियोनेट्रम यानी कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इट फर्स्ट अपीयर ऑन फेस, लास्ट अपीयर ऑन पाम। ओके, सबसे पहले ये फेस पे आ रहा है और सबसे लास्ट में पैरों पे और हाथों पे आ रहा है। तो कहीं ये सिफेलोकॉडल रूल तो फॉलो नहीं कर रहा? बिल्कुल। और तो मतलब फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल भी करेगा? बिल्कुल। तो पहले देखते हैं होता क्या है ये सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंसान है। ठीक है, अब यस, अब इसमें क्या होगा? सिफेलोकॉडल का मतलब होता है सिर से लेकर पैर तक। ओके, सिर से होते हुए पैर में कोई भी चीज़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल। और प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि मिड लाइन से एक्सट्रीमिटीज़ तक। क्या इसी तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है? बिल्कुल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसी तरह से होता है। कौन से मेथड से? सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, सिफेलो यानी ब्रेन, कॉडल मतलब पूछ, पूछ बोलते थे कॉडल को। तो यानी ब्रेन, सर से लेकर पैर तक सिफेलोकॉडल, और प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो यानी हमारी जो मिड लाइन है, ये हमारे स्टर्नम वाला एरिया, उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे मिड लाइन को, और डिस्टल बोलेंगे दूर वाले हिस्से को। ठीक है, सो सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल ये दोनों रूल फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गया। अब ये बताया किसने था? तो ये बताया था हमें क्रैमर ने। किसने बताया था? क्रैमर ने बताया था। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन के बारे में। ओके, एबनॉर्मल, ठीक है, एक्सेसिव, ओके, एक्यूमुलेशन, ओके, कहाँ में? ब्लड में। किसका? बिलिरुबिन का, तो बिलिरुबिन का ब्लड में, और रिजल्ट इनटू येलोइश डिस्कलरेशन। मज़ा नहीं आया। सो क्या है? एबनॉर्मल, क्या ये नॉर्मल है? नहीं। एक्सेसिव है? बिल्कुल है, तभी तो दिख रहा है। और एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन तो है ही। किसका? बिलिरुबिन का ब्लड के अंदर, जो कि येलोइश डिस्कलरेशन दे रहा है। बिल्कुल, मतलब कि द एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड दैट रिजल्ट्स इनटू येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ओके, सो कोई भी बिलिरुबिन का मतलब कोई भी नहीं, बिलिरुबिन का जब अमाउंट ब्लड में किसी एक निश्चित लेवल से ज़्यादा हो जाता है, किसी एक निश्चित लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं, क्योंकि वो येलोइश डिस्कलरेशन देना स्टार्ट कर देता है। अब ये होता कब है, कितना होता है लेवल, सारा आगे हम देखेंगे, क्योंकि पैथोलॉजिकल का अलग होगा और फिजियोलॉजिकल का अलग होगा। अब क्या मोस्ट कन्फर्मेड, अब देखो क्या फेस पे जॉन्डिस अपीयर हो गया, पाम सोल पे हो गया, तो हम कह देंगे मतलब मान लो फेस येलो हो रहा है ना, और पाम है वो येलो हो रही है, तो क्या हम मान लेंगे कि जॉन्डिस हो गया? नहीं, कन्फर्मेटरी साइन तो होगा ना। तो ये वाइटिश पार्ट है स्क्लेरा हमारा आँखों का। ठीक है, तो ये जब येलो हो जाए तो वो बोलेंगे हम उस उस साइन को हम बोलेंगे कन्फर्मेटरी साइन, येलोइश स्क्लेरा को। ओके, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, क्या होते हैं टाइप्स? तो 2 टाइप्स होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल सभी में पाया जाता है, पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल मतलब दिक्कत है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल को मैंने जैसा आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्ट्रस नियोनेट्रम बोलते हैं। ओके, ये डेवलप करता है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, बट आफ्टर 24 आवर्स यदि कोई जॉन्डिस विद इन 24 आवर अपीयर हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल तो नहीं है। ओके,
फिर सबसाइड ऑटोमेटिकली मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल हाँ, ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती इसमें। फिर टर्म में और प्री टर्म में दोनों में हमने देखा था होता है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या है और सबसाइड का मतलब क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी यदि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किसी बच्चे को हो रहा है तो वो मैक्सिमम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक तरीके से हाईएस्ट इंटेंसिटी से कब आएगा, तो 4th डे पे तो हाईएस्ट इंटेंसिटी से आएगा टर्म में, 5th डे और 6th डे के बीच में आएगा प्री टर्म में, 7th डे में टर्म में सबसाइड हो जाएगा बिना किसी ट्रीटमेंट के, और 14 डे में प्री टर्म के भी सबसाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता है तो वो हो गई 4 5 6 7 7 2 14। सो बस ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट बिलीरुबिन का लेवल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यदि टर्म टर्म बच्चा है उसमें 10 mg/dl से कम है तो हम उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में लेके कैटेगराइज कर सकते हैं। प्री टर्म है और उसमें यदि 11 mg/dl है तो हम उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं बोलेंगे, उसके लिए मिनिमम कितना है 15 mg, मतलब उसके लिए कितना है 15 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। डेवलप विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर डेवलप हो रहा है, ओके। 24 घंटे के बाद हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल। बिलीरुबिन का लेवल इसमें कितना होता है 15 mg/dl से ज़्यादा, इधर कितना था 10 और 15 था, प्री टर्म में भी 15 था, यहाँ तो 15 mg/dl से भी ज़्यादा होगा, ओके। रेट ऑफ इंक्रीज कितनी होती है 5 mg/dl पर डे या फिर 0.5 mg/dl पर आवर, ये रेट है, ये डायरेक्ट याद करनी है। दो टाइप का होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड क्या होते हैं भाई, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेटेड होता है वाटर सॉल्युबल, अनकॉन्जुगेटेड होता है वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्या टॉक्सिक होगा? नहीं यार, वो टॉक्सिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्लड के थ्रू वो तो मिक्स होकर बाहर एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा खतरनाक होगा, ओके। पाम एंड सोल येलो कलर की हो जाती है, स्टूल लाइट कलर का हो जाता है और यूरिन डार्क कलर की हो जाती है। ओ यार, वैसे नेचुरली देखा जाए तो स्टूल कैसी कलर की होती है? डार्क कलर की होती है, यूरिन लाइट कलर का होता है। लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है यानी कोई बीमारी है तो उसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, स्टूल लाइट कलर की हो जाएगी, दैट इज क्ले वाइट स्टूल, क्ले वाइट, ठीक है। और यूरिन है वो डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा टाइप्स भी फिनिश हुआ है। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, कारण क्या क्या होते हैं भाई, कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमेच्योर लिवर होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में इमेच्योर लिवर इज़ अ मेन कॉज, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही होता है, मोस्ट कॉमन भी लिख सकते हो आप इसको। प्रीमेच्योरिटी, भाई प्रीमेच्योरिटी होगी तभी तो इमेच्योर होगा ना लिवर, है ना। दूसरा लो लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, ओके, लाइफ स्पान कम होती है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन किस में होगा? आरबीसी के अंदर, ओके। और हाई नंबर ऑफ आरबीसी, ये तो तीनों ही फैक्टर एक साथ आ गए यार, मतलब आरबीसी का नंबर भी ज़्यादा है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा है और उसकी लाइफ स्पान भी कम है, तो क्या ये स्प्लीनोमेगैली कर देगा? बिल्कुल स्प्लीनोमेगैली भी कर सकता है ये, इसलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस मतलब इसमें दिक्कत आती है बच्चे को, इसी वजह से बच्चा फीड नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे को पेन होता है, उसके फीवर आता है, ठीक है, तो इसलिए। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस द मोस्ट सीरियस टाइप इसका होता है, वो होता है कर्नेक्टस। कर्नेक्टस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हुआ बच्चे को, इतना ज़्यादा बढ़ गया बिलीरुबिन का लेवल कि वो ब्लड ब्रेन के बैरियर को क्रॉस कर गया ब्रेन के अंदर और सीएसएफ में पहुंच गया, और ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्नेक्टस। मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है, इसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो सारा रुक जाता है, बच्चा ही तो है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो जाएगा, चांसेस है कि मेंटल रिटार्ड हो जाए बच्चा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड के बारे में, वापिस आओ पैथोलॉजिकल पे, ठीक है। इसमें क्या याद रखेंगे? डॉक्टर बग, ओके, है ना। तो डॉक्टर बग करके एक नाम है, उन्होंने कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो कंजुगेटेड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है उसको बताया है। तो डॉक्टर बग क्या है, मतलब ऐसे बताया नहीं है, मानना मत, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ। डी मतलब डुबिन जॉनसन, आर मतलब रोटार, बी मतलब बाइलरी एट्रेसिया, यू मतलब यूटीआई, एंड जी मतलब गैलेक्टोसीमिया। तो ये कैसे याद रख सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनीमिया को किसने बताया? डॉक्टर बग ने, दैट इज डुबिन जॉनसन, रोटार, बाइलरी एट्रेसिया, यूटीआई और गैलेक्टोसीमिया। अब यही चीज़ देखी जाए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में तो इसके लिए आईएबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी एक कारण है, ओके। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी सेकेंड चाइल्ड में देखी जाती है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए? आरएच इनकम आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? जो मदर है वो आरएच नेगेटिव हो और जो फादर है वो आरएच पॉजिटिव हो, ठीक है। इनका पहला बेबी तो
कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड बेबी में आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होगा, माँ का जो माँ की जो इम्यून सिस्टम है, माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो इसकी जो बच्चा है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना देगा, सॉरी एंटीबॉडी बना देगा। वो सोचेगा यार ये तो RH पॉजिटिव आ गया कहीं ना कहीं से, मतलब कि खतरा इसको मारने के लिए, और वो होगा कौन, वो फीटस, तो वो फीटस को ही मार देगा। ठीक है, ये होता है RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये मोस्ट कॉमन कॉज है इसका। उसके अलावा हीमोलाइटिक डिजीज, ओके, क्रिगनल नज़ार गिलबर्ट सिंड्रोम, इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज आवर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कॉजेस। ओके, अब हम बात करते हैं ये जो है साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम क्या कहते हैं? साइन एंड सिम्टम अभी हमने देखा था येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो क्या मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ये है? बिल्कुल जी हाँ, यही है। उसके अलावा पुअर सकिंग, यार बच्चे को बच्चे के तबीयत ख़राब है तो वो क्या खाना खा पाएगा? आपकी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम खाना नहीं खा पाते, और बच्चे का खाना क्या है? ब्रेस्ट मिल्क है, तो वो सक अच्छे से नहीं कर पाएगा। पुअर सक, फीवर आ रखा है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, अब यदि वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा तो उसको भूख तो लगेगी, वो कहेगा मुझे खाना है, तो हाई पिच कराए, बच्चा बोल तो पाएगा नहीं, तो रोएगा। अब रोया तो, और रो रहा है, ठीक है चलो कंटिन्यूसली रो रहा है, तो बच्चे में हो सकता है डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएं। क्यों? कि बच्चा रो रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चे को। लेथार्जी एंड फटीग, यार एक दिन खाना नहीं खाएं, जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है, लेथार्जी और फटीगनेस आ जाती है, तो बस वही आ जाएगी बच्चे के अंदर भी। अभी मैंने बोला था यूरिन और जो स्टूल है उनका कलर एक्सचेंज हो जाएगा, तो डार्क कलर यूरिन और स्टूल क्या क्ले वाइट कलर की हो जाएगी। नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में बताया था कर्निकटस। कर्निकटस क्या होता है? जब बिलीरुबिन इतना ज़्यादा बढ़ जाए ब्लड के अंदर कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ही क्रॉस कर जाए ब्रेन के अंदर, तो क्या करता है, वो कर्निकटस की कंडीशन को ले आता है, और उस कंडीशन को मतलब कर्निकटस कंडीशन बोलते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज कर सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मेंटल रिटार्डनेस। ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल क्या मतलब, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? सोचने की पावर, और डिसेबिलिटी यानी डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, क्रैमर्स रूल। अब ये 2-3 रूल आते हैं, जैसे वेलेस रूल आता है बर्न में, वेलेस रूल ऑफ 9, एल ब्राउडर फार्मूला आता है, ठीक है, वो भी बर्न में ही आता है, पाम रूल आता है, क्रैमर्स रूल आता है। ये 4-5 रूल है जिसको आपको असेसमेंट में लिखना ही लिखना है, डायग्नोसिस या असेसमेंट में। ठीक है, तो ये किसका मेथड है? ये एक फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है। ओके, इसमें हम ऐसा नहीं है कि कुछ भाई इंजेक्ट करके बाहर निकाल रहे, इन्वेजिव मेथड है, नहीं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें 5 जोन को क्रिएट कर दिया जाता है। इसमें 5 जोन को किस तरह से बताया गया है? तो वो 5 जोन हैं इस तरह से कि ये एक बेबी है, ठीक है, ये हो गया बेबी। अब इसका यदि फेस है तो उसको जोन 1 दिया गया है, अम्बलाइकस से ऊपर का एरिया को जोन 2 दिया गया है, थाई से ऊपर के जोन को जोन 3 दिया गया है। ओके, और जो ये हमारे पास लेग तक का एरिया है उसको जोन 4 दिया गया है, और पाम एंड सोल को जोन 5 दिया गया है। अभी मैंने बोला था कि ना सेफेलोकॉर्डल करता है, मतलब कि फेस और पाम एंड सोल हो गया ना, सेफेलोक्वेडल और पाम यानी कि बीच से साइड में आ रहा है, दैट इज क्या हो गया, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्रैमर्स रूल ने बता दिया इसमें। अब यदि ये चीज़ समझ नहीं आई तो एक बार वापस बता दूंगा। फेस क्या है? जोन 1, अम्बलाइकस जोन 2, थाई जोन 3, लेग्स जोन 4, पाम एंड सोल जोन 5। कितना होता है? 4, 5। अब इसका ऐसे याद रख सकते हैं अपन, 5, 10, 12, 15 और 15 से ज़्यादा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, बीच में 12। ओके, इसको याद कर लो। अब 5 तो 4 to 6 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दिया तो 7 to 10 लिख दो, इधर 12 लिखा था तो 11 13 लिख दो, 15 लिख रखा था तो 14 15 लिख दो, और 15 से ज़्यादा हो ही गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब मैं अभी जो ये बता रहा था ये मैंने ऐसे बताया कि ये मान लो कि कोई एक बच्चा है। ओके, कोई ये बच्चा है, इसका फेस को जोन 1 दिया गया है, ये अम्बलाइकस वाला एरिया है तो इसको जोन 2 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का। फिर थाई वाले एरिया तक को जोन 3 दिया गया है, जो पैरों वाला हिस्सा है उसको जोन 4 दिया गया है, लेग्स तक का। लेकिन जो पाम एंड सोल है उसको जोन 5 दिया है। तो वही तो बता रहे हैं हमको कि कौन सा रूल, सिफेलो कॉडल, सिफेलो यानी सर, कॉडल मतलब पैर, और पैर का भी एंड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, या फिर प्लांटर क्रीसेस जिसे प्लांटर पार्ट जिसे हम बोलते हैं। और पाम, पाम ये रही, यानी कि मिड लाइन से बिल्कुल हमारा जो पाम है यहाँ तक कैसा, सिफेलो कॉडल, ओके, एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, होप सो समझ आया होगा।
नेक्स्ट मैनेजमेंट में बात करते हैं। मैनेजमेंट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसको हम। इसमें फिनोबार्बिटॉन्स देते हैं। फिनोबार्बिटॉन्स यार ये क्यों देंगे, ये तो सीजर्स के लिए यूज आती है ना। नहीं, ये लिवर के एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ाने का काम करती है। ठीक है। उसके अलावा IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, IV इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल भी हम दे सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। तो वो क्या करेगा, कौन जो बिलीरुबिन है ना, उसको क्या कर देगा, ब्लड के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगा। अब द TOC, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ जॉन्डिस, फोटोथेरेपी के बारे में हम बात करेंगे। तो फोटोथेरेपी क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, नॉन एक्सपेंसिव प्रोसीजर ऑफ डिग्रेडेशन, किस चीज़ का, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। मतलब कि इट इज़ ए नॉन एक्सपेंसिव नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में क्यों कन्वर्ट किया भाई। अनकॉन्जुगेटेड क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ओके। वाटर इनसॉल्युबल है तो क्या ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। और वाटर सॉल्युबल है तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि क्योंकि ब्लड कितने परसेंट पानी से बना हुआ है, 55% वाटर से बना हुआ है। मतलब प्लाज्मा ही तो है उसमें, बाकी तो फॉर्म एलिमेंट है 45%। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा वाटर है। तो ठीक है। ओके। ये क्या टॉक्सिक होता है, बिल्कुल। और ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक तो दोनों होंगे बट ये ज़्यादा टॉक्सिक होगा। ओके। अब अब हमने यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट तो कर दिया, कौन सी प्रोसेस ली, फोटोथेरेपी। नहीं नहीं, तो फोटोथेरेपी तो एक नाम है, उसके अंदर प्रोसेस कौन सी हुई, फोटो ऑक्सीडेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन। ठीक है, आइसोमराइजेशन। ओके। तो ये तीन ऐसी एक तरीके से टेक्निक है जिनके थ्रू हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब फोटोथेरेपी ठीक है यार, हम दे सकते हैं, लेकिन कब देनी है, जब 15 mg/dl से ज़्यादा पहुंच जाए, या फिर 15 mg/dl तक बिलीरुबिन का लेवल, सीरम बिलीरुबिन, सीरम मतलब ब्लड के अंदर, सीरम कैल्शियम यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम, सीरम फॉस्फेट तो फॉस्फेट ब्लड के अंदर। तो ऐसे ही सीरम बिलीरुबिन यानी ब्लड के अंदर जब बिलीरुबिन 15 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, तब हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है अभी इसका, इसमें 420 to 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसका यूज़ किया जाता है, उसके लाइट की वेवलेंथ का। तो हम इसमें दो लाइट यूज़ करते हैं, ब्लू एंड वाइट लाइट। ब्लू लाइट बेस्ट लाइट है ट्रीटमेंट के लिए, और वाइट लाइट बेस्ट लाइट है असेसमेंट के लिए। तो मतलब क्या है, इसकी जो ब्लू लाइट है उसकी इतनी वेवलेंथ है, नहीं, जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ है 420 to 480 नैनोमीटर की। ठीक है, ये मैं मेंशन करना रह गया था इसमें। ओके। और यूज़ कैसे करते हैं, दो वाइट लाइट और चार ब्लू लाइट। लगाएंगे कैसे। तो कभी आपने देखी, ये फोटोथेरेपी की मशीन होती है ऐसी, है ना, उसमें क्या होता है, सेंटर में दो लाइट होती है, ये होती है वाइट लाइट, और चारों तरफ चार लाइट होती है, ये होती है ब्लू लाइट। कभी आप फोटोथेरेपी का डायग्राम देखिएगा तो चार ब्लू लाइट और दो वाइट लाइट का यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और देख लेते हैं क्या होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एंड जेनेटल शुड बी कवर। क्यों, ऐसा क्यों भाई, इनके साथ भेदभाव क्यों। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है जो लाइट है वो आई में जाके उसमें एक तरीके से डिफेक्ट कर दे, मतलब बच्चे को ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। जेनेटल्स में क्यों, क्योंकि बच्चे में हो सकता है इन्फेक्शन कर दे या कैंसर कर सकती है वो, इसलिए। 45 सेंटीमीटर अवे, ये क्या है, तो मतलब लाइट सोर्स और जो बच्चा लेटा हुआ है उनके बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। 45 सेंटीमीटर से कुछ और याद आ रहा है, बिल्कुल, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। IV स्टेंट की लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। ओके। टेम्परेचर इन 2 आवर्स, मतलब कि फोटोथेरेपी के टाइम पे 2 घंटे में, हर 2 घंटे में टेम्परेचर को चेक करना है। यदि हमने टेम्परेचर चेक नहीं किया तो क्यों करते भाई, क्योंकि उसमें हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों के चांसेस होते हैं। रिपोजिशन विद इन 2 आवर्स, रिपोजिशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जिससे कि हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से एक्सपोज आउट किया जा सके। फ्लूइड इन 2 आवर्स, फ्लूइड क्यों देंगे भाई, यदि कंटिन्यू लाइट पड़ रही है तो बच्चे में डिहाइड्रेशन के चांसेस होंगे, और डिहाइड्रेशन के चांसेस है तो फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा उसको, मतलब एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। सीरम बिलिरुबिन इन 12 आवर, सीरम बिलिरुबिन को चेक करेंगे हर 12 घंटे में। ओके। नेक्स्ट IU चार्ट को भी मेंटेन करेंगे, इनपुट आउटपुट चार्ट के, बच्चा कितना खा रहा है, कितना उसका यूरिन आउटपुट है। और ठीक है, हमने बता दिया भैया 15 mg/dl जब पहुंच जाए तब तो स्टार्ट कर देनी है हमें फोटोथेरेपी। रोकनी कब है, तो 10 mg/dl हो जाए तब। ठीक है, इसके बराबर या इससे कम। और लास्ट बात आती है EBT। एक सेकेंड, EBT के बारे में, हाँ, EBT के बारे में हम बात करते हैं। EBT क्या होती है, तो EBT एक मोस्ट इफेक्टिव
सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोस्ट रिलायबल मेथड होता है। ये लास्ट में जब फोटोथेरेपी भी काम नहीं करती तब हम लास्ट में ईबीटी का यूज़ करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव होती है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है और ये कर्निकटस को प्रिवेंट करता है। कर्निकटस बताया था ना, जब बिलीरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो जॉन्डिस है वो फिनिश हो गया। सो अब सेकंड बारे में बात करते हैं। सेकंड क्या है, नेशनल इम्यूनेशन स्केड्यूल, निस। अब अब क्या हुआ, सबसे पहले इसको एक कहानी की तरह समझते हैं, है ना। क्या हुआ भाई, इम्यूनेशन स्केड्यूल बनाते क्यों हैं, तो उसको प्लान कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग किया जाता है। कम्युनिटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और यदि कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग नहीं किया तो क्या उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी, नहीं। तो हमें कम्युनिटी की नीड के अकॉर्डिंग इसको प्लान करना चाहिए जिससे कि वो इफेक्टिव हो, एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी के द्वारा। अब अब एक कहना, एक फ्लो चार्ट देखते हैं हम डायरेक्टली इसमें। ये जो इससे पहले एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा यार 1974 में कि एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके, तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, प्रिवेंटेबल कम्युनिकेबल डिजीज़, उनसे बचाया जा सकता है। तो कि ठीक है बचाओ, कैसे किया, तो उन्होंने 1974 में एक प्लान चलाया, GIP, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। और उसी का दूसरा नाम था EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। किसने चलाया था, WHO ने, और 1974 में, ठीक है। इसके अंदर 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी। और वो डिजीज़ कौन सी थी, MTP DPT। MTP क्या थी, MTP थी, DPT क्या थी, सबसे पहले डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। और MTP क्या थी, मीजल्स, TB और पोलियो। ये ये 6 डिजीज़ थी, इनके खिलाफ हम क्या करते थे, वो क्या नाम है, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाती थी। ओके, सो हमने कितनी किस किस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करवाई इसमें, 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट, DPT और MTP, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, TB एंड पोलियो। ओके, सो ये तो था WHO का 1974 का प्रोग्राम, GIP या फिर EPI, याद रखिएगा। फिर इंडिया ने कहा अरे यार पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और हमारे यहाँ पे ना चले, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हम भी अडॉप्ट करेंगे। तो 1974 में 4 साल बाद उनको होश आ गया, तो उन्होंने क्या किया, 1974 में इसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। और सेम था, कुछ चेंज नहीं किया कि भाई यहाँ 6 किलर वैक्सीन है, 6 किलर डिजीज़ है, उनके अगेंस्ट वैक्सीन है, तो वो भी हम भी यही कर लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद में यूनिसेफ आया। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ ने कहा कि अरे यार हम तो इमरजेंसी फंड है, हम यदि कुछ इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तो हमारा नाम क्या होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का नाम चेंज करके UCI कर दिया। UCI मतलब यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसको नाम चेंज कर दिया इसका बस, ठीक है। अब UCI, और इसमें ऐसा नहीं है कि नाम चेंज किया, उसके साथ में कुछ और भी चीज़ की, वो हम बताएंगे। यूनिसेफ ने UCI नाम कर दिया, किससे, EPI से, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन से यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनेशन इसका नाम कर दिया। 1985 में इंडिया ने कहा अच्छा यार यूनिसेफ ने आके नाम चेंज किया है पूरे वर्ल्ड में, तो हम इंडिया में तो नाम चेंज कर ही सकते हैं ना। तो उन्होंने UIP कर दिया, दैट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। चिल्ड्रन को हटा दिया उसने, बच्चे को हटा दिया। अब इन प्रोग्राम के अंतर्गत यानी कि ये UCI और UIP, इसके अंडर में क्या आता है, इसके अंडर में 12 किलर वैक्सीन के अगेंस्ट डिसीज, 12 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई। अब कौन कौन सी थी वो वैक्सीन, है ना, कौन कौन सी थी वो डिजीज़, तो उसने कहा 12 डिजीज़ है ना, तो उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया कि 9 तो नेशनली यानी पूरे इंडिया में लगाई जाएगी, और 3 सब नेशनली यानी स्पेसिफिक स्टेट में लगाई जाएगी वैक्सीन। कौन कौन सी थी भाई, DPT और MTP तो सेम था, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, और मीजल्स, TB और पोलियो ये तो सेम था। अभी HMR क्या है, अब HMR क्या है, तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस B, R मतलब हो गया इसमें रूबेला, और M मतलब हो गया मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो 3 डिजीज कौन कौन सी होगी, हेपेटाइट हेपे हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस और रूबेला, ठीक है। अब ये तो थी 9 हो गई, कितनी, 9, जो कि नेशनली प्रोवाइड की जा रही थी। 3 हो गई सब नेशनली, सब नेशनली कौन सी होगी, JPR। जे मतलब है जापानीज एंसेफेलाइटिस, P मतलब हो गया न्यूमोकोकल वैक्सीन, और R मतलब क्या हो गया, R मतलब हो गया हमारे पास रोटा वायरस डायरियल वैक्सीन, ठीक है। अब जब हमारे BJP की सरकार आई,
2014 में। तो उन्होंने क्या कहा, दिसंबर 2014 में उन्होंने एक मिशन चला दिया। उन्होंने कहा यार ये सब तो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, हम एक इंद्रधनुष करके, मिशन इंद्रधनुष करके एक तरीके से मिशन चलाएंगे। उसमें 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन वैक्सीन दी गई। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यानी रेनबो, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो 7 वैक्सीन प्रोवाइड की गई। कौन कौन सी? डीपीटी, एमटीपी ये तो सेम था, और हेपेटाइटिस बी ये और ऐड कर दी गई। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मीजल्स, टीबी और पोलियो, और साथ में हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये था एक फ्लो चार्ट, और आइए इसी को ही हम बड़े रूप में देख लेते हैं। सो WHO लॉन्च ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1974 एंड आल्सो नोन एज EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। मेन एम क्या था कि भाई 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करवाना। इंडिया ने EPI को अडॉप्ट किया कब? 1978 में। EPI का नाम रीनेम करके, चेंज करके यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कर दिया गया। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। ओके ओके, फिर इंडिया ने 1985 में UCI को UPI बोला, UIP बोला, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोल दिया, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की जगह। ठीक है, और UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में फ्री ऑफ कॉस्ट 12 वैक्सीन के अगेंस्ट 12 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जाती थी, जिनमें 9 तो नेशनली थी और 3 सब नेशनली। 9 कौन कौन सी थी? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, DPT, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, MTP। फिर रूबेला, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस, HMR। ठीक है, 3 सब नेशनली प्रोवाइड की गई। सब नेशनली कौन सी थी? JPR, जैपनीज एंसेफेलाइटिस न्यूमोकोकल वैक्सीन एंड रोटावायरस डायरियल वैक्सीन। अब एक जो बच्चा था उसको कब कहा गया कि वो फुली इम्यूनाइज है? यदि ये सारी चीज़ें वो 1 साल के अंदर लगवा लेता है तो। ओके, अब मिशन इंद्रधनुष was launched by Government of India in December 2014 and main aim is to increase the coverage टू द चाइल्ड 90%। अब इसने ये क्या बोला कि यार एम इसका तो समझ नहीं आया। अब उन्होंने बताया कि भाई फुली इम्यूनाइज चाइल्ड हम कब बोलेंगे? जब ये सारी वैक्सीन 1 साल में लगा ली जाए। ये तो बहुत सारी वैक्सीन है। तो क्या कहा इंडिया में, तो क्या यार फिर भी बच्चों को फुली इम्यूनाइज नहीं बोला जाएगा? तो उन्होंने कहा इन सारी वैक्सीन की जगह यदि आप ये 7 वैक्सीन लगवा लेते हो तो भी हम मान लेंगे कि आपका बच्चा फुली इम्यूनाइज है। तो इसीलिए ये वैसे एक फिक्स वो नहीं है कि हाँ इसलिए बोला गया, लेकिन याद करने के लिए अच्छा है। ठीक है, DPT, MTP और HHB, हेपेटाइटिस बी, ये 7 वैक्सीन थी। ओके, और ये आ गया हमारा इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं भाई? BCG ऑब्वियस है। OPV, हेपेटाइटिस बी बर्थ पे लगती है, OPV की 0 डोज। फिर OPV 1 2 3, ठीक है, पेंटावेलेंट 1 2 3, रोटावायरस 1 2 3। फिर FIPV 1, PCV 1, न्यूमोकोकल वैक्सीन 1 और न्यूमोकोकल वैक्सीन 2, यानी बीच वाले को छोड़ दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि OPV तो स्टार्टिंग के तीनों में है, ठीक है, पेंटावेलेंट भी स्टार्टिंग के तीनों में है, रोटावायरल भी तीनों में है, लेकिन एफ आई पी वी और PCV ये दोनों फर्स्ट और थर्ड में है। ये 10th वीक को छोड़ दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमने बात की किसके बारे में? 14 तक हो गया था। अब ये तो वीक्स थी, अब मंथ पे आ जाते हैं। ये तो वीक्स थे और अब आ गए हम मंथ पे। तो 9 मंथ पे कौन सी वैक्सीन लग रही है? MMR, इसमें भी MMR सेकंड यानी 1 2। ओके, JE 1, जैपनीज इंसेफेलाइटिस 1, JE 2। ओके ठीक है, हाँ ना। अब आती है बूस्टर डोज की बात। तो PCV की बूस्टर डोज, इससे जस्ट पहले PCV 2 लगी थी तो इसकी बूस्टर डोज लग जाएगी। और फिर DPT की फर्स्ट बूस्टर डोज यहाँ लगती है और DPT की सेकंड बूस्टर डोज उसके जस्ट नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में लग जाती है। OPV की बूस्टर डोज भी लगती है। तो OPV की कितनी डोज होगी? 5। 0 डोज 1 2 3, और उसके अलावा OPV बूस्टर, अच्छा सॉरी 4 डोज लगी जी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ही तो लगी, सही है, 0 भी है। ठीक है, तो उसके बाद और लास्ट में हम क्या करते हैं? 10 to 16 ईयर्स में एडल्ट डिप्थीरिया की वैक्सीन भी लगा देते हैं। ये तो थी बच्चे के लिए। अब मदर के लिए क्या थी? तो मदर के लिए थी कि TD 1, TD 2, TD बूस्टर, है ना। अर्ली प्रेगनेंसी में TD 1 यानी एडल्ट डिप्थीरिया की डोज लग जाएगी। 4 वीक आफ्टर TD, यानी TD फर्स्ट जब लगी, एडल्ट डिप्थीरिया की फर्स्ट डोज जब लगी उसके 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी। और यदि प्रेगनेंसी हुई है 3 साल के अंदर में, मतलब कि लास्ट प्रेगनेंसी हुई थी 2017 में, ठीक है, और उसके अंदर यानी 2019 में दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, तो फिर TD की बूस्टर डोज यानी जो एडल्ट डिप्थीरिया उसकी बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी माँ को। ओके, और ये तो हमने बता ही दिया था अभी। हो सकता है आपको जब यहाँ से थोड़ा सा कम समझ आया हो,
लेकिन ये इसको याद करने की तो स्पेसिफिक कोई ट्रिक नहीं होती, और ट्रिक से याद किया जाए तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं डायरेक्टली कि बर्थ पे कौन कौन सी है, BCG है, OPV है, और उसके अलावा और कौन सी है, हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, फिर हो गया हमारे पास 6, 10 और 14। ठीक है, यहाँ पे OPV 1, OPV 2, OPV 3, पेंटावेलेंट 1, 2, 3। ओके, रोटावायरस 1, 2, 3। ओके, यहाँ पे लग गई PCV 1, PCV 2, फिर FIPV 1, FIPV 2। ये हो गया। ओके, ये तो हो गया वीक्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे मंथ्स की। मंथ्स में दो लिख दो, 9 और 24, है ना। मैंने तो ऐसे याद किया था, MMR 1, MMR 2, है ना। जैपनीज एंसेफेलाइटिस 1, जैपनीज एंसेफेलाइटिस 2। ठीक है, उसके बाद फिर बूस्टर डोज की बात आ गई। यहाँ पे PCV की बूस्टर डोज लग रही है, एक लग गई। यहाँ पे OPV की बूस्टर डोज लग रही है। ओके, फिर इसके बाद ये जो 16 मंथ और 24, 16 to 24 मंथ्स वाला जो भी ऊपर लिख रखा था, वो और 5 to 6 मंथ्स वाले लिख लो। यहाँ पे DPT की क्या लग गई, बूस्टर डोज लग गई फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ कितनी, यहाँ क्या लग गई, DPT की सेकंड बूस्टर डोज लग गई। फिर 5 to 6 ईयर्स हो गए, फिर 10 to 16 ईयर्स ले आओ, एडल्ट हो गया बच्चा, है ना। तो उसमें एडल्ट डिप्थीरिया की डोज लग जाएगी। बस ऐसे इसको 3-4 बार आप लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर यूनिट। थैंक यू सो मच। एंड कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का पूरा ट्राई करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।